सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। चलिए स्टार्ट करने वाले आज के लेक्चर को। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मोलस्का फाइलम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम मोलस्का संघ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर इस संघ में हमें कितने तरह के वर्गों के बारे में स्टडी करना है, कितने तरह के क्लासेस के बारे में स्टडी करना है, इसके क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है, उन क्लासेस को हमें जो है इंडिविजुअली जो है उसके जनरल करेक्टर्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, मैंने कल के लाइव सेशन में आपको बताया था बेसिकली किसके बारे में। कल का हमारा टॉपिक था, कल हमने मोलस्का के कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, साथ साथ उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी पर्टिकुलर लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मोलस्का का क्लासिफिकेशन। देखिए यहां पर अगर मोलस्का फाइलम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पर किया जाता है, या फिर वो कौन सा बेस होता है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर जो है इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, मैं पहले आपको ये बताता हूं। देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इसका बेस क्या होता है। इसका बेस जो है समटाइम हम इसमें पाए जाने वाले जो यहाँ पर स्केल्स होते हैं, या फिर पाए जाने वाले जो यहाँ पर स्पेशल टाइप के जो स्केल या फिर सल्क जैसे संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर समटाइम किसको कंसिडर कर रहे हैं, आधार को, स्केल्स। ठीक है, स्केल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्केल्स को कहा जाता है सल्क। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है सल्क। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बेसिकली एक वाल्व जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ एक वर्गों में। जब मैं आपको गैस्ट्रोपोडा पढ़ाऊंगा या गैस्ट्रोपोडा के बाद जो बायवाल्विया या फिर पिलीसाइपोडा क्लास होता है, इसमें हम देखेंगे कि इन वर्गों के कुछ सदस्यों में कपाट जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, या फिर जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वाल्व। क्या कहते हैं, इसे वाल्व कहते हैं, या फिर यहाँ पे कपाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। लेकिन इन कपाट के साथ साथ यहाँ पर सम टाइम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है, मैंने कहा गमन के लिए जो पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं गमनांग, या जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, तो गमनांग या फिर लोकोमोशन के लिए जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पर इसका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर फाइलम में कितने क्लासेस को स्टडी करना है। देखिए स्केल, वाल्व और लोकोमोशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पर हमें कितने क्लासेस पढ़ने हैं, यहाँ पे हमें 6 क्लासेस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, 6 प्रकार के वर्ग के बारे में आपको बताऊंगा, और ये जो 6 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उन सभी वर्गों के बारे में वन बाय वन क्या करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास मैं आपको बताऊंगा दैट विल अबाउट, हम पढ़ेंगे मोनोप्लेकोफोरा। क्या है, मैं आपको बताऊंगा मोनोप्लेकोफोरा। ये हमारा जो है फर्स्ट क्लास है। कौन से बेसिकली फाइलम का, मैंने कहा मोलस्का फाइलम का फर्स्ट क्लास है मोनोप्लेकोफोरा। ठीक है, मोनोप्लेकोफोरा फर्स्ट क्लास है। सेकेंड क्लास देखिए, सेकेंड क्लास हम पढ़ते हैं पॉलीप्लेकोफोरा। क्या है, मैंने कहा हम पढ़ते हैं पॉलीप्लेकोफोरा के बारे में। ठीक है, और पॉलीप्लेकोफोरा के बाद जो हमें थर्ड क्लास पढ़ना होता है, ये क्या है, ये होता है बेसिकली स्केफोपोडा। क्या होता है ये, मैंने कहा स्केफोपोडा होता है। स्केफोपोडा के बाद फोर्थ क्लास देखते हैं जिसे हमें इस संघ में पढ़ना है, ये क्या है, मैंने कहा इसे कहा जाता है गैस्ट्रोपोडा। क्या कहते हैं इसे गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं गैस्ट्रोपोडा। उसके बाद फिफ्थ क्लास जो हम पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं पिलीसाइपोडा। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे पिलीसाइपोडा कहते हैं। और ये जो पिलीसाइपोडा होता है, इसी को ही समटाइम हम क्या बोलते हैं, इसी को बायवाल्विया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, मैंने कहा इसको बायवाल्विया कह सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे इसको बायवाल्विया क्यों कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो लास्ट क्लास इस फाइलम में हमें डिस्कस करना होता है वो कौन सा होता है। मैंने कहा यहाँ पे जो 6 क्लास जो होता है इस फाइलम का, वो होता है बेसिकली सिफेलोपोडा। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सिफेलोपोडा। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम सिफेलोपोडा की बात करें तो सिफेलोपोडा वर्ग के सदस्य जो भी होते हैं, मेंबर होते हैं, इसी को ही समटाइम क्या कहते हैं, इसी क्लास को कहा जाता है साइफोनोपोडा। क्या कहते हैं इसे साइफोनोपोडा भी कहा जाता है। हमने यहाँ पे 6 क्लासेस के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट, और उसका जो आधार था वो आधार क्या था, वो था स्केल्स, मतलब इनमें पाए जाने वाले सल्क, इनमें पाए जाने वाले वाल्व या फिर कपाट, और इनमें पाए जाने वाले जो गमनांग होते हैं या फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, उसके आधार पे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से 6 क्लासेस हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए वन मोर टाइम हम देख लेते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो क्लासेस होते हैं, मोनोप्लेकोफोरा होता है, फिर पॉलीप्लेकोफोरा, उसके बाद हम करते हैं डिस्कस स्केफोपोडा के बारे में। स्केफोपोडा के बाद गैस्ट्रोपोडा होता है, उसके बाद पीलीसाइपोडा, और पीलीसाइपोडा जो है इसी को क्या कहते हैं, बाइवाल्विया क्लास कहते हैं। सिफेलोपोडा को कहा जाता है साइफोनोपोडा। ठीक है, मैंने कल के लेक्चर में आपको सिफेलोपोडा, नॉन सिफेलोपोडा के बारे में कहा था। देखिए यहां जो 6 क्लास है इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं सिफेलोपोडा। मतलब इस सिफेलोपोडा वर्ग के सदस्य के अलावा जो भी अन्य वर्ग के मेंबर होते हैं, दूसरे क्लास के मेंबर होते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, मतलब इन 5 क्लास को हम कह सकते हैं ये सिफेलोपोडा के मेंबर नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं ये 5 क्लास नॉन सिफेलोपोडा के मेंबर्स होते हैं या नॉन सिफेलोपोड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 6 क्लास हो गया, जो सबसे लास्ट क्लास होता है वो कौन सा है, ये है सिफेलोपोडा। ठीक है, हमने ये देखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट जो आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर हम मोलस्का फाइलम, जो कि एक सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल डाइवर्सिटी होता है, तो यहाँ पर देखिए इस मोलस्का फाइलम में भी स्पेशली हम किसकी बात करें, स्पेशली यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा, यहाँ पे क्लास की बात करते हैं, तो गैस्ट्रोपोडा क्लास जो है इसके लिए कहा जाता है इट इज अ फर्स्ट लार्जेस्ट क्लास। क्या होता है ये, मैंने कहा ये फर्स्ट लार्जेस्ट क्लास होता है। और इस फर्स्ट लार्जेस्ट क्लास जो है बेसिकली कौन से संघ का होता है, यहां पर हम केवल मोलस्का संघ की बात कर रहे हैं कि मोलस्का संघ का जो फर्स्ट लार्जेस्ट क्लास होता है वो क्या होता है, ये गैस्ट्रोपोडा होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 क्लास को डिस्कस किया। अब 1 बाय 1 इन डिफरेंट टाइप के 6 क्लास को जो है इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, स्टडी करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट क्लास जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये है मोनोप्लेकोफोरा। ठीक है, तो आइए हम स्टडी करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्लास है मोनोप्लेकोफोरा, उसमें कौन से जो है जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कौन से एग्जाम्पल पाए जाते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो फर्स्ट क्लास है ये क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे है मोनोप्लेकोफोरा। ठीक है, तो अगर हम इस मोनोप्लेकोफोरा की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली यहाँ पर हमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस मोनोप्लेकोफोरा में जनरली यहाँ पर क्या कहा जाता है, सीधे हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं कि इनके बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, इनके बॉडी में पाए जाने वाले, मतलब बॉडी मतलब इसके शरीर में पाए जाने वाले शल्क की बात करते हैं, मतलब स्केल्स की बात करते हैं। ठीक है, इनके बॉडी में जो स्केल्स जैसे सल्क नुमा जो संरचना पाई जाती है, वो सल्क जो हैं, आप ये स्केल्स बने किससे हैं, मैंने कहा वो बोन्स से बने होते हैं, अस्थियों से बने हो सकते हैं। और इस तरह से बोन्स से बने हुए स्केल्स को क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा क्या, इसे हम कहेंगे बॉनी स्केल। क्या कहेंगे, इसे हम बॉनी स्केल कहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे मोनोप्लेकोफोरा में जो भी मेंबर आएंगे, मैंने कहा उसमें आने वाले जो भी सदस्य होते हैं, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा स्केल का मतलब होता है सल्क पाए जाते हैं। और ये सल्क कैसे होते हैं, ये बॉन्स से बने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये बॉनी स्केल्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो भी मेंबर इस क्लास में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हम अगर इस पॉइंट को डिस्कस करें तो ये कहा जाता है कि मोनोप्लेकोफोरा जो होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इस क्लास में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं, इनके आप जानते हैं कितने पार्ट्स होते हैं इनके बॉडी के, मैंने प्रीवियस लाइव सेशन में आपको बताया था कि इनके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। हमने हेड मतलब सिर वाले भाग की बात की थी, विसरल हम्प वाले भाग की बात की थी, और साथ साथ हमने जो है अंतरांग कुबर के बाद हमने डिस्कस किया था मांसल पाद के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, मस्क्यूलर फुट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम किसकी बात करें, इसके हेड वाले पार्ट की बात करते हैं। मतलब अगर इसके सिर वाले भाग की बात करें तो यहाँ पे सिर वाले भाग में क्या दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर जो है इसके हेड वाले पार्ट में या फिर सिर वाले भाग में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर इसके हेड वाले पार्ट में नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे नेत्र पाए जाते हैं या फिर आईज जो है वो
प्रेजेंट हो सकते हैं, बट इन सम मेंबर ये एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ, मैं इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके हेड पर नेत्र पाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सकते हैं बोला है, इट मे बी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट नहीं बोला है, ठीक है। मतलब कुछ एक मेंबर ऐसा होगा जिसमें सम टाइम यहाँ पे आइज एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे प्रिमिटिव टाइप के, सबसे आदिम प्रकार के क्या होते हैं, मोलस्कन्स होते हैं, मतलब मोलस्का होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइज प्रेजेंट हो सकते हैं, आइज के साथ साथ यहाँ पर जो है इसके हेड पर सम टाइम एंटीना भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। और आप ये जानते हैं एंटीना जो है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है श्रृंगिका, ठीक है। तो इनके हेड पर जो है श्रृंगिका जैसे स्ट्रक्चर, एंटीना भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आइज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। हमने इसके हेड की बात कर ली है। अब देखिए सीधे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लीड करते हैं। हेड के अलावा जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, देखिए इस पर्टिकुलर में हम सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस क्लास में आने वाले जो एग्जाम्पल है जिसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है, एग्जाम्पल कौन सा होता है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर इस क्लास में एक एग्जाम्पल होता है, बेसिकली एक सिंगल एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है नियोपाइलाइना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यों है ये देखिए, मैंने कहा नियोपाइलाइना जो है बेसिकली ये मेंबर है, ये वो जीव है जो कि मोनोप्लेकोफोरा में आएंगे। लेकिन ये जो नियोपाइलाइना होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो है एक तरह से कनेक्टिव लिंक होता है। क्या होता है, ये जो नियोपाइलाइना जो कि सदस्य मोनोप्लेकोफोरा वर्ग का है, मैंने कहा इट जनरली एक्ट एज अ कनेक्टिव लिंक। ये क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है। कनेक्टिव लिंक इट मींस यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कि ये जो सदस्य है यहां पे संयोजक कड़ी की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। संयोजक कड़ी किस किस के बीच में होते हैं हमें ये पता करना है, ठीक है। देखिए ये जो नियोपाइलाइना होता है कनेक्टिव लिंक तो होता है, लेकिन कनेक्टिव लिंक जो है वो किस किस के बीच में होता है, मैंने कहा ये जो है एनेलिडा फाइलम की अगर बात करें, किसकी, मैंने कहा अगर हम एनेलिडा फाइलम की बात करें और इसके साथ साथ मैंने कहा एनेलिडा फाइलम के साथ साथ यहाँ पे हम मोलस्का फाइलम की बात करें, मोलस्कन्स की बात करें, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा यहाँ पे एनेलिडा वर्ग, एनेलिडा जो फाइलम है उसके सदस्य की बात करें या फिर मोलस्का फाइलम के सदस्य की बात करते हैं, तो ये जो नियोपाइलाइना होता है वो इन दोनों ही फाइलम के बीच में क्या करता है, मैंने कहा ये कनेक्टिव लिंक की तरह वर्क करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एनेलिडा फाइलम से सिमिलरिटीज को, समानता को प्रदर्शित करते हैं, बट देयर आर सम मोर कैरेक्टर विच जनरली शोज द सिमिलरिटीज टुवर्ड द मोलस्कन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के ही कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए इट जनरली एक्ट एज अ कनेक्टिव लिंक, जिसे संयोजक कड़ी भी कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये स्टडी किया। मैं आपको इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कह दूं, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था जब मैंने आपको ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में बताया था। ऑर्थ्रोपोड्स में बेसिकली आपने ये देखा था कि मीरोस्टोमेटा में जो एक सदस्य हमने पढ़ा था ऑर्थ्रोपोड में, वो क्या था, किंग क्रैब, ल्यूमिलस, ठीक है। और ल्यूमिलस को हमने क्या कहा था, वो जीवित जीवाश्म होता है, ठीक है। यहाँ पे नियोपाइलाइना को भी क्या कहते हैं कि इट इज ऑल्सो और लिविंग फॉसिल। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये जो है लिविंग फॉसिल ही होते हैं, मतलब जीवित प्रकार के जो है जीवाश्म इसे कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको मोनोप्लेकोफोरा में क्या करना है, लर्न करना है। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। पहले आपको ये बताना है कि इस वर्ग के सदस्य में पाए जाने वाले जो भी यहाँ पे जो भी इनके बॉडी की बात करते हैं, इसके शरीर की बात करते हैं, तो इनके शरीर पर क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बोन्स, मतलब बोनी स्केल प्रेजेंट होते हैं। बोन से बना हुआ जो है स्केल यहाँ पे पाया जाएगा। इसके हेड की बात करते हैं तो ऑन द हेड आइज एज वेल एज द एंटीनी में बी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीधे एग्जाम्पल की बात किया मैंने, जो कि क्या था, नियोपाइलाइना था, विच इज जनरली अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनेलिडा और मोलस्का। यहीं पर मैं आपको डिस्कस कर दूं कि हमने जब प्रीवियस फाइलम स्टडी किया था ऑर्थ्रोपोडा, वहां पर मैंने एक पेरीपेटस जो कि ओनिकोफोरा जो बेसिकली क्लास होता है उसका मेंबर था, मैंने कहा कि ये जो एनेलिडा है और मोलस्का है इसके बीच में तो नियोपाइलाइना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच में संयोजक कड़ी कौन होता है, तो वो होता है पेरीपेटस, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें बस इन सब चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, मतलब ये किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करते हैं, इसको जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में हमें याद होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब सीधे हम लीड करते हैं, देखिए यहाँ पे सेकेंड क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं
पॉलीप्लेकोफोरा के बारे में, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम पॉलीप्लेकोफोरा मतलब सेकेंड क्लास के बारे में स्टडी करें तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पॉलीप्लेकोफोरा। क्या है हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, ये क्या है, ये है पॉलीप्लेकोफोरा। अब देखिए ये जो पॉलीप्लेकोफोरा जो यहाँ पे सेकेंड क्लास है मोलस्का का, इसमें हमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स जो है स्टडी करना होता है। देखिए ये कहा जाता है कि इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो बेसिकली मैंने कहा इनके हेड पर, अगर इसमें भी बात करें कि इनके हेड पर भी क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इनके हेड पर भी क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, आइज प्रेजेंट हो सकते हैं, नेत्र पाए, और नेत्र के साथ साथ यहाँ पर समटाइम क्या प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे एंटीना या फिर श्रृंगिका के समान जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो यहाँ पर भी हम किसकी बात करते हैं, इसके बॉडी पर हम यहाँ पे इस पे जो पाए जाने वाले स्केल्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनके बॉडी पे पाए जाने वाले सल्क की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्केल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो स्केल होते हैं वो किससे बने होते हैं, ये जो स्केल्स होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा ये जो स्केल्स होते हैं वो कैल्शियम से बने हुए स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कैल्सीफाइड स्केल्स कहते हैं। तो इनके शरीर पर कैल्शियम से बने हुए सल्क पाए जाते हैं, ठीक है। अब सीधे एक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंगल एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, वो कौन सा होगा, पॉलीप्लेकोफोरा में जो एग्जांपल हम ले रहे हैं ये है काइटन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है काइटन। देखिए काइटन के बारे में क्या स्पेशल पॉइंट है, ये कहा जाता है कि काइटन का जो बॉडी है ना, मैंने कहा काइटन का जो बॉडी है वो बेसिकली किस सल्क से बने होंगे, मैंने कहा ये कैल्शियम से बने हुए स्केल्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कैल्शियम से बने हुए सल्क पाए जाते हैं, इसके बारे में तो हमने यहाँ पे ही डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे जो कैल्शियम के स्केल्स की मतलब ये जो सल्कों की जो संख्या है, या फिर हम ये कहें कि ये जो प्लेट लाइक जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कैल्शियम के प्लेट से बने हुए कुछ एक यहाँ पे सल्क पाए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बताएं आप मुझे, यहाँ पे 8 होती है। कितनी होती है, 8 प्रकार के कैल्शियम के प्लेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो प्लेट्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो प्लेट्स होते हैं ये बेसिकली अनुदैर्घ्य रूप से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। देखिए अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये लॉन्गिट्यूडिनल वे में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। ये आपको स्पेशल पॉइंट लर्न करना था काइटन के बारे में। काइटन जो है बेसिकली बिलोंग टू विच क्लास, मैंने कहा इट जनरली बिलोंग टू द पॉलीप्लेकोफोरा ऑफ द मोलस्का फाइलम, ठीक है। हमने यहाँ पे इतने सारे जनरल कैरेक्टर के बारे में देखा और इतना ही, जरा डिटेल में हमें स्टडी नहीं करना, मैंने कहा इतना ही सफिशिएंट होता है। अब सीधे लीड करते हैं हमारा जो पॉलीप्लेकोफोरा के बाद जो यहाँ पे थर्ड क्लास होता है वो क्या होता है, आप सभी जानते हैं। ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड क्लास के बारे में। और थर्ड क्लास जो होता है इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाता है स्केफोपोडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्केफोपोडा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्केफोपोडा में आने वाले जो भी सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि स्केफोपोडा जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार के जो क्लास होते हैं इसमें आने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनके हेड पर क्या प्रेजेंट होता है, इनके हेड पर आइज तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, देखिए आइज तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन आइज के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नेत्र के साथ साथ इसके सिर पर एक विशेष प्रकार का एंटीना प्रेजेंट होता है। और इस विशेष प्रकार के एंटीना को, स्पेशल टाइप ऑफ एंटीना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रीहेंसाइल एंटीना। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्रीहेंसाइल एंटीना कहते हैं। प्रीहेंसाइल एंटीना, प्रीहेंसाइल का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर प्रीहेंसाइल का मीनिंग होता है कुंडलित। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्रीहेंसाइल जो है कुंडलित होता है, जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ये क्वाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीहेंसाइल टाइप के एंटीना प्रेजेंट होता है। और ये जो एंटीना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम श्रृंगिका कहते हैं। सम टाइम जो है मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसके हेड पर आइज के साथ साथ यहाँ पर प्रीहेंसाइल टाइप के श्रृंगिका या कुंडलित प्रकार के जो यहाँ पे ये जो एंटीना होते हैं ये क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्टली लीड करते हैं कि ऐसा कौन सा मेंबर है जिसमें ये कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। मैंने कहा यहाँ पर जो मेंबर है, यहाँ पे जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं इस स्केफोपोडा क्लास का, उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है डेंटिलियम। क्या कहते हैं, ये जो मेंबर है इस क्लास का स्केफोपोडा का, ये क्या है, डेंटिलियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेंटिलियम जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है। डेंटिलियम को ही
कहा जाता है स्टूडेंट एलिफेंट टस्क सेल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एलिफेंट टस्क सेल कहा गया, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, प्रीहेंसाइल किसका पाया जाना, प्रीहेंसाइल एंटीना लाइक स्ट्रक्चर का पाया जाना। अगर हम इसके हेड की बात करें, सपोज मैंने कहा ये हेड है, ठीक है, और ये हेड है, ठीक है, इस पे मैंने कहा ये आइज प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे हम एंटीना की बात करते हैं तो एंटीना कैसा है, मैंने कहा कुंडलित रूप से पाया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में एंटीना कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है क्वाइलिंग लाइक जो है एंटीना इस तरह से यहाँ पे कुंडलन दर्शाते हुए इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इसके हेड पे एंटीना प्रेजेंट होता है। ये डेंटिलियम जो है यहाँ पे सदस्य है स्केफोपोडा का, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसे जो है कॉमनली इसका सामान्य नाम क्या होता है आप मुझे बताएं। इसे कहते हैं एलिफेंट टस्क सेल कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 क्लासेस विच जनरली बिलोंग टू द मोलस्का फाइलम उसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 4th क्लास के बारे में, जो कि क्या होता है, जो कि होता है गैस्ट्रोपोडा। क्या होता है, गैस्ट्रोपोडा होता है। अब हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोपोडा क्लास के बारे में कि आखिर गैस्ट्रोपोडा क्लास जो है हमारा 4th क्लास जो होता है, इसमें हमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर जो हैं पता होना चाहिए। हम यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो गैस्ट्रोपोडा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है फर्स्ट लार्जेस्ट क्लास ऑफ द मोलस्का फाइलम होता है, मोलस्का संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि अब जो है इवोल्यूशन के सीक्वेंस में गैस्ट्रोपोड जो होते हैं अन्य दूसरे जो वर्ग के सदस्य होते हैं उससे ज़्यादा विकसित होते हैं, मोस्ट एडवांस टाइप के कैरेक्टर को रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर हम इसमें पर्टिकुलर इस फाइलम में पाए जाने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं उसके सदस्यों के अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो आपको पता है 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, ठीक है, हेड के अलावा जो है विसरल हम्प मतलब अंतरांग कुबर होते हैं, और मस्कुलर फुट मतलब मांसल पाद पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रकार के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो खंड होते हैं, वो इस वर्ग के सदस्य, मतलब किस वर्ग के सदस्य, मैंने कहा ये जो गैस्ट्रोपोडा वर्ग के सदस्य होते हैं इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, या फिर ये कहें कि ये क्लियरली विजिबल होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, ये स्पष्ट रूप से विभेदित देखे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमें इस गैस्ट्रोपोडा में पढ़ना होता है वो क्या है, मैंने कहा अगर इस वर्ग में आने वाले सदस्यों के बॉडी पार्ट्स की बात करें तो मैंने कहा अब पहली बार होने वाला है कि यहाँ पे ये ऐसा क्लास है जिसके बॉडी पार्ट्स में अगर ये तीनों पार्ट्स की बात करें, ये कौन कौन से होते हैं, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था। बेसिकली हमने क्या देखा था कि ये जो बॉडी पार्ट होता है ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा ये हो सकता है इसमें हेड, क्या हो सकता है इसमें हेड हो सकता है। हेड के साथ साथ जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट देखा था अपन ने, ये क्या था, ये था विसरल हम्प। क्या था ये विसरल हम्प था। विसरल हम्प के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये होता है मस्क्यूलर हम्प। क्या होता है, मैंने कहा मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट होता है, ठीक है। मस्क्यूलर फुट जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये भी यहाँ पे 3rd पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों पार्ट को अगर हम देखें, मैंने कहा ये सिर होता है, विसरल हम्प को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अंतरांग कुबर। क्या कहते हैं इसे कह सकते हैं अपन अंतरांग कुबर, ठीक है। और यहाँ पर जो मस्कुलर फुट होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता है ये लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं, पाए जाने वाले कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हमने स्नेल के जो हाइपोथेटिकल डायग्राम जिसके बारे में कल डिस्कस किया था, तो मस्कुलर फुट किस तरह से यहाँ पे वेंट्रल पार्ट पे अधर वाले भाग पे प्रेजेंट होता है उसके बारे में आपको बताया था। देखिए अब यहाँ पे अगर मांसल पाद या मस्कुलर फुट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली ये जो है लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन इसे हमने कहा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मांसल पार्ट, ठीक है। तो ये जो तीनों तरह के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के खंड होते हैं, वो यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स में क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है बेसिकली स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये इसमें स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। मैंने कहा ये क्या होते हैं, ये क्लियरली डिस्टिंक्टली क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमने क्या किया है, स्टडी किया, मतलब आसानी से दिखाई देंगे। आप जो है इसके मेंबर को देख के ये पहचान पाएंगे कि हाँ ये इसका हेड वाला पार्ट है, ये इसका विसरल हम्प होता है, और ये इसका मांसल पाद या मस्कुलर फुट होता है, क्लियरली दिखाई देंगे आपको, ठीक है। हमने ये पार्ट्स की बात की। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा में जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कुछ एक
स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्या कहते हैं, इसे रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे रेडुला कहते हैं। आप जानते हैं कि ये जो रेडुला होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो रेडुला है ये इनके मुख में पाए जाने वाले, माउथ में पाए जाने वाले, या फिर ये कह सकते हैं कि ये भोजन के अंतर्ग्रहण के अंग होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया है। ठीक है, रेडुला के साथ साथ हमने कल जो है एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर के बारे में देखा था, एक जैविक प्रक्रिया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में आपको बताया था। वो क्या था, मैंने कहा इसे कहा जाता है टॉर्सन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं टॉर्सन। और अगर हम इस रेडुला और इस टॉर्सन की बात करें तो ये रेडुला और टॉर्सन दोनों ही प्रकार के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे इस ही सदस्य में मिलते हैं, मतलब इसी पर्टिकुलर गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स में मिलते हैं। अन्य किसी भी वर्ग के सदस्य में ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर अभिलाक्षणिक गुणधर्म नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ द रेडुला लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज नोन एज टॉर्सन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस्ट्रोपोड। ठीक है, इट विल एब्सेंट इन द ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जनरल कैरेक्टर में, ये क्या है, अगर हम इसके लार्वल स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लार्वल स्टेज की बात करें, यहाँ पे अगर हम लार्वा अवस्था की बात करते हैं तो मैंने कहा यहाँ पे वेलिगर लार्वा होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पे वेलिगर लार्वा होता है। अगर यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो मैंने आपको कल भी बताया था यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब भ्रूणीय प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होगा, ये अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3 स्पेशल कैरेक्टर जो कि यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है उसके बारे में बताया। चलिए अब सीधे लीड करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम इसके क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसे हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है पाइला। क्या है ये, पाइला है। पाइला जो है बेसिकली इसे कॉमनली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एप्पल स्नेल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल का मीनिंग क्या होता है, सेब घोंगा, इसका कॉमन नेम होता है पाइला का। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट मेंबर विच जनरली बिलोंग टू द गैस्ट्रोपोडा क्लास उसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए अगर यहाँ पे सेकेंड मेंबर की बात करें, पाइला के अलावा क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा पाइला जो है ये फर्स्ट मेंबर है जिसे हमने एप्पल स्नेल बोला। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ये होता है एप्लाइसिया। क्या होता है आप मुझे बताएं, ये क्या है, मैंने लिखा है एप्लाइसिया। एप्लाइसिया यहाँ पे सेकंड मेंबर होता है, लेकिन अगर इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, इसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो एप्लाइसिया जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, मैंने कहा इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है सी हेयर। क्या होता है ये, मैंने कहा इसे कहा जाता है सी हेयर। सी हेयर क्यों कहते हैं, बेसिकली इसका कॉमन नेम सी हेयर बोल देंगे या फिर हिंदी में इसे कहेंगे, इसे समुद्री खरगोश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे समुद्री खरगोश कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट को शो करते हैं, बहुत तेजी से गति दर्शाते हैं, तो समुद्री खरगोश या फिर समुद्री खरहा कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा लाइमेक्स। ठीक है, तो हम लाइमेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइमेक्स को क्या कहा जाता है, हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे बेसिकली लाइमेक्स के बारे में देख रहे थे कि लाइमेक्स का जो है कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, लाइमेक्स को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्या कहा जाता है, स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल के बारे में बताया था, हमने पाइला के बारे में, एप्लिसिया के बारे में, इसके साथ साथ लाइमेक्स के बारे में स्टडी किया है। लाइमेक्स को क्या कह सकते हैं, स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं। स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे धीमे चलने वाले जो अकशेरुकी प्रकार के जीव होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 बेसिक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब सीधे लीड करते हैं कि हमें और दूसरे कौन से क्लासेस हैं जिसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसका जो 5th क्लास होता है, जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाता है पीलीसाइपोडिया। कहते हैं इसे कहा जाता है पीलीसाइपोडिया कहा जाता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ही कहा जाता है बाइवॉल्विया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पीलीसाइपोडिया की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो पीलीसाइपोडिया या फिर जो इसे ही क्या कहते हैं, इसे बाइवॉल्विया भी कहा जाता है। तो ये बाइवॉल्विया क्यों कहते हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली पहले ये बात
कर लेते हैं कि बाइवाल्विया क्यों कहते हैं। यहां पर बेसिकली बाय जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे बाय जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, और वाल्विया जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा वाल्विया इसमें पाए जाने वाले वाल्व्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कपाट जैसे कुछ एक संरचनाएं होते हैं। तो यहां पे ये कहा जाता है कि इसमें कपाट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसीलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो पीलीसाइपोडा होता है इसे हम, इसमें चूंकि 2 तरह के वाल्व प्रेजेंट होते हैं इसलिए क्या कहा जाता है, इसे बाइवाल्विया कहा जाता है। ठीक है, अब सीधे यहां पे लीड करते हैं कि पीलीसाइपोडिया जो है इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स को हमें यहां पे जो है यहां पे क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए फर्स्ट कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल गैस्ट्रोपोडा में जो हमने पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, मैंने आपको उसमें क्या कहा था कि इनके जो बॉडी पार्ट्स की अगर बात करते हैं, बॉडी पार्ट कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था बॉडी पार्ट जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा था इसमें हेड होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे विसरल हम्प होता है। ठीक है, यहाँ पे विसरल हम्प को मतलब अंतरांग कुबर को मैंने VH से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और VH के साथ साथ यहाँ पर और क्या था, मैंने कहा यहाँ पर मस्क्यूलर फुट भी होता है। क्या होता है, मस्क्यूलर फुट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसके बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, आपको जस्ट अपोजिट बोलना है। हमने गैस्ट्रोपोडा पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि ये तीनों पार्ट जो होते हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, विभेदित होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे पॉइंट क्या देखने को मिल रहे हैं, अपोजिट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ये क्या होते हैं, ये जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है, हमने ये स्टडी किया। इसके बाद हमें कौन से पॉइंट स्टडी करने होते हैं, यहां पर अगर हम एक तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें या फिर जैविक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं रेड्यूला। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि रेड्यूला क्या है, और साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं टॉर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्सन। तो ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर जो बाइवाल्विया क्लास होता है यहाँ पर ये अब्सेंट होते हैं, मतलब ये अनुपस्थित होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट हैं जो बताता है कि हाउ पीलीसाइपोडिया या फिर बेसिकली ये जो बाइवाल्विया होते हैं इज डिफरेंट फ्रॉम द गैस्ट्रोपोडा क्लास। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया। इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम इसमें लार्वल स्टेज की बात करें, किस स्टेज की, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, लार्वल स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे कौन कौन से लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लार्वा अवस्था यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के लार्वा की बात करेंगे। एक तो क्या होता है बेसिकली, एक तो हमने देखा वेलिगर। ठीक है, ये जो है वेलिगर लार्वा होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोकाइडियम लार्वा भी पाया जाता है। कौन सा लार्वा, मैंने कहा यहाँ पे ग्लोकाइडियम लार्वा भी प्रेजेंट होता है, और वेलिगर लार्वा भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है हमें कहाँ स्टडी करना होता है, ये जो है बाइवाल्विया क्लास में स्टडी करना होता है। अब सीधे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्पल हमें यहाँ पे जो है पीलीसाइपोडिया या फिर बाइवाल्विया क्लास में स्टडी करना होता है। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यूनियो। क्या कहते हैं इसे यूनियो कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसी क्लास का, ये क्या होता है, ये होता है टेरेडो। ठीक है, हम यहाँ पे टेरेडो की बात करेंगे तो यूनियो हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया, टेरेडो हो गया। टेरेडो के साथ साथ यहाँ पे स्नेल की ही एक वेराइटी होती है, प्रजाति होती है, इसे हम कहते हैं पिंक टेडा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पिंक टेडा है इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकली ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कंसिडर किए जाते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों, हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिक 3 एग्जाम्पल को जो है इस क्लास में कंसीडर किया है। फर्स्ट क्या था, यूनियो था, सेकेंड क्या है, टेरेडो, और थर्ड क्या बताया मैंने आपको, पिंक टेडा बताया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूनियो की बात करें, यूनियो को क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर। क्या होता है, मैंने कहा इसका कॉमन नेम यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, इसे कहा जाता है फ्रेश वाटर मसल। क्या कहते हैं, इसे फ्रेश वाटर मसल कहते हैं। और यहाँ पर जो ये मसल है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, कुछ एक सीप या फिर सीपी जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो यहाँ पे यूनियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर बेसिकली जब यूनियो का आप डायग्राम देखते हैं तो उनमें जो है कुछ आउटर प्लेट या फिर सीपी जैसी या मसल जैसी कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर इनका जो है इंटरनल कंटेंट जो है, आंतरिक जो भी संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन वो ढकी होती हैं, कवर्ड होती हैं, किससे, इस सीप या फिर मसल जैसी स्ट्रक्चर से क्या होती है, कवर्ड होती है। ठीक है, तो इसे स्वच्छ जलीय सीप कहते हैं
या फिर फ्रेश वाटर मसल कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि पिंक टेडा जो होता है इसे क्या कहा जाता है। पिंक टेडा जो है इसे हम कॉमनली ये जो इसका सामान्य नाम होता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इसे कहते हैं पर्ल ओएस्टर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पर्ल ओएस्टर कहते हैं। पर्ल ओएस्टर जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर पर्ल ओएस्टर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे बेसिकली ये मोती जैसे कुछ एक स्ट्रक्चर जो होते हैं, मोती जैसे कुछ उत्पाद या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। या फिर हम ये कहें कि इस पिंक टेडा प्रजाति जो है इसमें बेसिकली जो कवच पाया जाता है, अगर इसमें पाए जाने वाले सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा मैंने कहा उच्चतम कोटि का होता है या बेस्ट टाइप का होता है। इसीलिए इस सेल से हमें क्या मिलता है, इस सेल से जनरली हमें मोती मिलते हैं या ऑयस्टर जो हमें मिलते हैं। और इसी बेसिस पे, इसी आर्थिक महत्व के आधार पर यह कहा जाता है कि पिंक टेडा जो होते हैं उसमें जो सेल होता है वो बेसिकली उससे हमें मोती मिलता है, इसीलिए क्या कहेंगे इसे पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है हमें किस क्लास में पढ़ना होता है, मैंने कहा ये जो है 3 एग्जाम्पल्स हमें पिलिसाइपोडिया या फिर हमें बायवाल्विया क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। अब सीधे लीड करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, हम ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा लास्ट क्लास है और ये हम पढ़ने वाले हैं कौन से क्लास के बारे में, हमारे जो 6th क्लास है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सीफेलोपोडा। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है सीफेलोपोडा, ठीक है। सीफेलोपोडा के बारे में कौन कौन से कैरेक्टर हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, हम सीधे इसकी बात कर लेते हैं। सीफेलोपोडा क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मैंने कहा ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, मतलब मेराइन वाटर में मिलते हैं या फिर सी वाटर में मिलते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल कैजुअल सा पॉइंट है, लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट ये है कि इस क्लास के मेंबर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इंक ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे इंक ग्लैंड कहते हैं, स्याही ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ये इंक ग्लैंड का यहाँ पे वर्क क्या होता है हम ये देख लेते हैं। ये जो इंक ग्लैंड है इनमें बेसिकली किस कार्य को संपादित करते हैं, कौन से स्पेशल टाइप के जो है वर्क्स को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो है इसके इस पर्टिकुलर जो वर्ग है इसमें पाए जाने वाले सुरक्षा और आक्रमण की दृष्टि से पाए जाने वाले कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस, किसके लिए, मैंने कहा ये जो है ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। डिफेंस का मीनिंग क्या होता है, डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो मैंने कहा ये जो है ऑफेंस और डिफेंस के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं, मैंने कहा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंक ग्लैंड या फिर इसे स्याही ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे सीधे इसके एग्जाम्पल की तरफ लीड करते हैं। यहाँ पे हमें कौन सा एग्जाम्पल जो है इस सीफेलोपोडा क्लास में स्टडी करना होता है, ये होता है ऑक्टोपस। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर ऑक्टोपस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे सीफेलोपोडा क्यों कहा जाता है या सीफेलोपोडा क्लास का मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए सीफेलोपोडा क्लास का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो सीफेलो टर्म होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सीफेलो टर्म जो है हेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो पोडा होता है इसमें पाए जाने वाले पाद या फिर फिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसमें पाए जाने वाले फिट या फिर जो पैर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसके हेड पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसे सीफेलोपोडा कहते हैं। जनरली यहाँ पे फिट जो प्रेजेंट होते हैं वो इसके हेड पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे सीफेलोपोडा कहते हैं। अब सीधे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं ऑक्टोपस की, कि ऑक्टोपस में हमें कौन से स्ट्रक्चर या फिर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं ताकि इसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स को हम अच्छे से स्टडी कर पाएं, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस हमें कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि ऑक्टोपस जो है इसमें आर्म्स कितने होते हैं, यहाँ पे ऑक्टो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टो टर्म जो है यहाँ पे 8 को रिप्रेजेंट करता है, 8 को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर 8 जो है आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 8 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रकार की जो है भुजाएं इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इन भुजाओं का वर्क क्या होता है, इन आर्म्स का वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है लोकोमोशन। क्या होता है, लोकोमोशन होता है। हालांकि
कभी कभी जो गमन है या लोकोमोशन है वो किससे देखने को मिलेगा, मैंने कहा यहाँ पर इसमें पाए जाने वाले जो बॉडी का थर्ड पार्ट होता है जिसे हम मस्कुलर फुट कहते हैं या फिर मांसल पार्ट कहते हैं, उससे भी गमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्टोपस होता है इसमें 8 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 8 भुजाएं पाई जाती हैं जो कि लोकोमोशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके एक सिंगल डायग्राम के थ्रू इसके कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। मैंने कहा ऑक्टोपस का जो है एक आउटर डायग्राम हम बना रहे हैं ताकि इसके कैरेक्टर्स को हम क्या कर पाएं, स्टडी कर पाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑक्टोपस के डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ आर्म्स को बताने से पहले यहाँ पे इसके आइज वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैंने कहा ये इसके आइज हो गई, ठीक है। और साथ साथ मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता है ये कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये पार्ट जो है इसका हेड वाला पार्ट होता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है इसका एंटीरियर पार्ट इसका बॉडी है, ठीक है। क्या है, इसका बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर इसके आर्म्स की बात करें कि आर्म्स जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इसी पर्टिकुलर पार्ट से 8 प्रकार की भुजाएं जो हैं अराइज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ये क्या होता है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये आइज है, क्या है, ये आइज है। और यहाँ से हम आर्म्स की बात करते हैं कि आखिर ये भुजाएं जो होती हैं 8 प्रकार की किस तरह से जो है पाई जाती हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए ये इसका फर्स्ट आर्म हो गया, ये इसका सेकेंड आर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, यहाँ पे ये 5th नंबर का हो गया, ये 6th नंबर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक आर्म्स बना रहे हैं और ये हो गया इसका लास्ट आर्म, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको, 8 दिखाई दे रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये जो आर्म्स होते हैं इसे क्या कहा जाता है, मैंने कहा ये क्या है, ये आर्म्स होते हैं, ठीक है। और इन पाए जाने वाले जो स्पेशल टाइप के 8 आर्म्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेक्टोकोटाइल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहते हैं हेक्टोकोटाइल आर्म्स कहते हैं। और ये जो आर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस प्रोसेस के लिए, मैंने कहा ये जो हेक्टोकोटाइल आर्म्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये किस में हेल्पफुल होते हैं, मैंने कहा ये रिप्रोडक्शन या फिर जनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हेक्टोकोटाइल आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, ऑक्टोपस के स्ट्रक्चर को वन मोर टाइम हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा ये इस पर क्या प्रेजेंट है, आइज प्रेजेंट है, ये इसका पर्टिकुलर हेड वाला पार्ट है जिस पर ही आई प्रेजेंट होता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसके हेड वाले पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है, फिट जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा इसे क्या कहते हैं, सिफेलोपोडा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा 8 टाइप्स के आर्म प्रेजेंट होते हैं और इस आर्म के लिए जो टेक्निकल टर्म मैंने यूज़ किया है वो क्या है, मैंने कहा इसे कहा जाता है हेक्टोकोटाइल आर्म। और ये जो हेक्टोकोटाइल आर्म होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर था उनमें से एक ये भी था कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इसमें इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और इस इंक ग्लैंड से क्या होने वाला है, मैंने कहा ये अपने आप को जो है सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और साथ साथ जो है कभी कभी शिकार पे आक्रमण करने के लिए भी इसको इंक ग्लैंड को यूज में लेते हैं, ठीक है। हमने इतने सारे कैरेक्टर जो हैं सिफेलोपोडा में पढ़ा, उससे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे बायवाल्विया क्लास को पढ़ा था। तो इसी के साथ हमने जो मोलस्का फाइलम में जो 6 क्लासेस होते हैं, 6 वर्ग के बारे में जो हमें पढ़ना होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ साथ हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स को भी क्या किया, स्टडी किया। इसी के साथ मोलस्का फाइलम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम इसके मोलस्का फाइलम के बाद जो नेक्स्ट फाइलम होता है वो क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा को भी हम आज ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बारे में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है या कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स होते हैं हम इसी लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोलस्का फाइलम उसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया है, एंड हो गया है। और हमारा जो बिल्कुल फ्रेश फाइलम है, जो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, ये है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फाइलम क्या है, हमारा नेक्स्ट फाइलम है, हम नेक्स्ट फाइलम की ओर लीड करते हैं, ये है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में इकाइनो जो है टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, डर्मा वर्ड का मतलब क्या होता है, एटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसके जनरल कैरेक्टर्स को पहचानने का तरीका एक ये भी है कि इसको जो है सब टर्म्स में हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें, सेगमेंट
सेगमेंट में डिवाइड कर लें और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए ये बात करते हैं कि इकाइनोडर्मिटा जो है, यहाँ पे इकाइनो जो है इसका मीनिंग क्या होता है। इकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइंस। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे इकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइंस। स्पाइंस को ही क्या कह सकते हैं, स्पाइंस को ही यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पाइक्यूल्स। क्या कह सकते हैं, स्पाइक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। और स्पाइक्यूल्स को ही क्या कह सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर ट्यूबरकल कह सकते हैं। किस क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। स्पाइंस भी बोला, स्पाइक्यूल्स भी बोला, इसके साथ साथ हमने इसको ट्यूबरकल भी बोला है, ठीक है। अब देखिए इकाइनो का हमने मीनिंग समझा, अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे डर्मा का मीनिंग क्या होता है। डर्मा का मीनिंग बेसिकली यहाँ पे डर्मा जो है वो स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये इसके त्वचा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्पाइंस का मतलब होते हैं कंटिकाएं या फिर इनमें पाए जाने वाले कांट या फिर कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ पे ट्यूबरकल जो है उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, इसे कहा जाता है कुछ एक गांठ जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, उन इनमें पाए जाने वाले जो भी स्पाइंस होते हैं उसका कट सेक्शन भी हम देखेंगे, उसका डायग्राम भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये एटा टर्म दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर ये पर्टिकुलर एटा जो होता है अगर किसी भी टर्म के बाद में एज ए सफिक्स लगता है, ठीक है, अगर अनुलग्न के रूप में यहाँ पे अगर एटा अगर लगा हुआ होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। और अगर फाइटा लगा होता है तो वो पादप को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि इकाइनो जो है इसका मीनिंग था स्पाइंस, ठीक है। डर्मा का मीनिंग होता है स्किन और एटा क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम या इस संघ में जो भी एनिमल्स आएंगे, जो भी जीव आएंगे, उनके त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा उनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, कंटिकाएं क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर हो गया, जिसको हम इसके मॉर्फोलॉजी, उसके बाह्य आकार की एक्सटर्नल करेक्टर के आधार पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन बेसिक करेक्टर के साथ हम अब स्टडी करने वाले हैं कि इसमें जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, मतलब वर्गीकरण का आधार जो है हमें इसमें देखना है। कुछ एक वेरिएशन ऐसे देखने को मिलेंगे वर्गीकरण के आधार में जो इससे पहले वाले फाइलम में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है इस फाइलम के बारे में जो है ये हम पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, मतलब यहाँ पे वर्गीकरण के आधार की बात करें, तो मैंने यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया है BOC से। इसका मतलब क्या होता है, वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और वेरी फर्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, मैंने कहा ये होता है इसका बेसिकली जो यहाँ पे शारीरिक संगठन का स्तर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम LOO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये अपने जो भी जैविक की क्रियाएं होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो किस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, किस लेवल पे संपन्न करते हैं, मैंने कहा ये अंगतंत्र लेवल पे जो है इसको परफॉर्म करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसे इसमें जो है बेसिकली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कौन सा, मैंने कहा यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो होता है इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम यहाँ पे बॉडी प्लान के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान जो है बिल्कुल एज यूजुअल जो आप जानते हैं, इससे प्रीवियस फाइलम में भी आपने क्या किया था, स्टडी किया था। इसमें जो बॉडी प्लान होता है वो होता है बेसिकली ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या होता है, मैंने कहा ये बेसिकली क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार के होते हैं, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का होता है, ठीक है। थर्ड जो होता है हमारा यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये होता है इसका बॉडी वॉल। क्या होता है, इसका बॉडी वॉल होता है। बॉडी वॉल को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को ही जर्म लेयर कहते हैं। जर्म लेयर को मैंने यहाँ पे GL से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये त्रिकोरिक प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जर्म लेयर होते हैं। आपको पता है इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, त्रिकोरिक प्रकार के क्या कहेंगे, जीव कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करने वाले हैं और यहाँ पे जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं बॉडी कैविटी के बारे में। किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे देह गुहा, बॉडी कैविटी, कोई और क्या कहते
कहते हैं, इसी को सीलोम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सीलोम के बारे में स्टडी करें तो ये इसमें जो सीलोम प्रेजेंट होता है इससे पहले आने वाले फाइलम में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये यूसीलोमेट तो होते हैं, इसमें 70 प्रकार के गुहा तो पाए जाते हैं, लेकिन 70 प्रकार के गुहा में यूसीलोमेट में भी यहाँ पे कौन सा सीलोम प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पर एंटेरोसीलोम होता है। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर जो है जो सीलोम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे एंटेरोसीलोम कहा जाता है। एंटेरोसीलोम का मतलब ये होता है कि ये जो एंटेरोसीलोम है वो बेसिकली सबसे अति विकसित प्रकार के गुहा माना जाता है, या फिर इसे जो है मोस्ट एडवांस टाइप के गुहा कंसीडर करते हैं, सीलोम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि ये जो सबसे अति विकसित प्रकार का गुहा है वो उद्विकास की कड़ी में, इवोल्यूशन के सीक्वेंस में सबसे पहले एंटेरोसीलोम किस फाइलम में देखा गया था? मैंने कहा ये जो एंटेरोसीलोम टाइप का जो गुहा है ये बेसिकली इकाइनोडर्मेटा में देखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ठीक है, जो कि दूसरे फाइलम से वेरिएशन को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे बॉडी कैविटी के बाद इसके हम पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिमेट्री को डिस्कस करें कि यहाँ पे इसका सिमेट्री कैसा होता है, मतलब इसके सममिति के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इसका सिमेट्री कैसा होता है। मैंने कहा यहाँ पे ये जो है कैसे होते हैं, यहाँ पे ये जो है स्टार पॉइंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर भी क्या करते हैं? वेरिएशन शो करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन द मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इनके लार्वल अवस्था में बात करें, इनके जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वा अवस्था में बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर लार्वा स्टेज जो होता है, इनका लार्वल जो स्टेज होता है इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? मैंने कहा यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके लार्वा अवस्था में कौन सी सिमेट्री है? मैंने कहा यहाँ पे इसके लार्वा अवस्था में बायलैटरल सिमेट्री है। और ये जो लार्वल स्टेज जो है जब चेंज हो जाता है किसमें? मैंने कहा जब ये वयस्क अवस्था में चेंज हो जाते हैं। एडल्ट स्टेज में क्या हो जाएंगे? एडल्ट स्टेज में जब ये चेंज हो जाते हैं, वयस्क अवस्था में चेंज हो जाते हैं, तो ये जो इसका बायलैटरल सिमेट्री है वो किसमें चेंज हो जाएगा? मैंने कहा ये चेंज हो जाएगा बेसिकली रेडियल सिमेट्री में। किसमें? ये रेडियल सिमेट्री में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर फाइलम में दो अलग अलग प्रकार की जो है सिमेट्री या फिर यहाँ पे सममिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सिमेट्री जो होता है लार्वल स्टेज में कोई और है और यहाँ पे एडल्ट स्टेज इनके वयस्क अवस्था में क्या होता है? कुछ और होता है, ठीक है। लार्वल स्टेज में जो ये द्विपार्श्व प्रकार के सममित होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सीधे ही वयस्क अवस्था में आने पर, इसमें क्या हो जाता है? रेडियल सिमेट्री हो जाता है, ठीक है। हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। इसके साथ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है हमने सिमेट्री तक पढ़ लिया है। इसके बाद जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं इसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे नोटोकॉर्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे पृष्ठ रज्जु की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो नोटोकॉर्ड अब्सेंट है तो हम इसे क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे नॉन कॉर्डेट। क्या कह देंगे इसे हम कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पर्टिकुलर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ये क्या होता है? मैंने कहा अगर हम यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे खंडी भवन की बात करते हैं, सेगमेंटेशन के प्रोसेस की बात करें इकाइनोडर्मेटा फाइलम में, तो क्या यहाँ पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर फाइलम में सेगमेंटेशन क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। इसी के साथ हमने जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के आधार में जो भी पॉइंट्स पढ़ने होते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन होते हैं उसके बारे में क्या कर लिया है? स्टडी कर लिया। यहाँ पर 2 स्पेशल पॉइंट देखने को मिले थे आपको। ये क्या? मैंने कहा अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन दिखता है और साथ साथ इसके सीलोम में भी पहली बार उद्विकास की कड़ी में सबसे अति विकसित प्रकार का जो सीलोम होता है जिसे हम एंटेरोसीलोम कहते हैं ये पहली बार देखा गया था। तो ये एंटेरोसीलोम जो है पहली बार इकाइनोडर्मेटा में देखा गया, लेकिन इसके बाद जो भी यहाँ पे फाइलम पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा के अलावा जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा के साथ यहाँ पढ़ेंगे कॉर्डेटा, तो इन तीनों में भी क्या होता है? इन तीनों में ही एंटेरोसीलोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अति विकसित प्रकार का गुहा क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? इसके कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ अगर स्टार फिश की बात करें, किसकी बात करें?
अगर हम यहाँ पे स्टार फिश की बात करते हैं, जो इसी ही पर्टिकुलर जो फाइलम का क्या होता है, मेंबर होता है, सदस्य होता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार फिश का हम एक प्रॉपर डायग्राम देखेंगे कि वो स्टार फिश जो है हमें डॉर्सल सरफेस से कैसा दिखाई देता है, वेंट्रल सरफेस से कैसा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये है कि पृष्ठ भाग से कैसे दिखते हैं, अधर भाग से हमें कैसे दिखते हैं, उससे हमें बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं स्टार फिश में वो भी हमें मालूम चलेगा। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि किसके होते हैं, जो कि स्टार फिश के होते हैं। ठीक है, ये जो स्टार फिश में पाए जाने वाले जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये स्टार फिश में कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हम यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाते हैं, और ये जो डायग्राम बना रहा हूं इसके किस सरफेस को बताता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये जो हम फिगर बना रहे हैं फिगर ए। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर ए है ये स्टार फिश के डॉर्सल सरफेस को बताता है। ठीक है, मतलब ये जो है किस सरफेस को, मैंने कहा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस सरफेस की, डॉर्सल सरफेस की, मतलब इसके हम पृष्ठ भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, पृष्ठ सतह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके पृष्ठ सतह पर यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कुछ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका एनस होता है। ठीक है, ये इसका गुदा मार्ग है, और इसके साथ साथ अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं तो मैंने कहा ये कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टार फिश क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको ये भी पता है कि स्टार फिश में अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ आर्म्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आर्म्स कितने होते हैं, भुजाओं की संख्या कितनी होती है स्टार फिश में, आप जानते हैं स्टार फिश में भुजाओं की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 प्रकार की यहाँ पे भुजाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए तो कहते हैं कि इसमें रेडियल सिमेट्री तो होता है। रेडियल में भी कौन से सिमेट्री होता है, पेंटा रेडियल, पंच अरीय सममिति के बारे में हमने प्रीवियस जब हमने इसके कुछ एक बेसिक लेक्चर के बारे में स्टडी किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था बेसिस में ही कि आर्म्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसमें पेंटा रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो ये मैंने एनएस बनाया है। एनएस के साथ साथ मैं अब क्या बनाने वाला हूं कि ये जो 5 टाइप्स के जो आर्म्स होते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ये 2 आर्म्स हो गए, यहाँ पे इसका 3rd आर्म्स बना रहा हूं, इसके 3rd आर्म की बात कर रहे हैं कि ये जो है बेसिकली क्या हो गए, ये इसके 3rd आर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने आर्म्स बनाने हैं हमें यहाँ पे बेसिकली 5 आर्म्स बनाने हैं। और ये कौन से आर्म्स हो गए, मैंने कहा ये जो आर्म है ये इसका बेसिकली कौन सी भुजा है, यहाँ पे हमने 4 आर्म्स बना दिए, और ये जो है इसके लास्ट जो है आर्म को बना रहे हैं, जो कि बेसिकली इसकी 5वीं भुजा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये जो डायग्राम बताया है ये किसका है, ये डॉर्सल सरफेस को, या फिर इसी को हम ये कह सकते हैं एब ओरल सरफेस, क्या कह सकते हैं इसको, मैंने कहा ये जो है इसका एब ओरल सरफेस होता है, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो स्ट्रक्चर आपको कुछ एक पोर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे इसका गुदा मार्ग कहा जाता है। और यहाँ पर जो इसके आर्म्स होते हैं हम इसकी बात करें, बेसिकली ये भुजाएं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आर्म्स हो गए इसके, और इनके भुजाओं पर क्या पाया जाएगा, इनके भुजाओं पर जो है अनियमित प्रकार के उभार पाए जाते हैं, या फिर इरेगुलर क्या पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। उस अनियमित प्रकार के उभार को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो यहाँ पे आर्म्स प्रेजेंट है, इसके यहाँ पे भुजाओं पे कुछ इस प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस प्रकार के जो है बेसिकली अनियमित उभार पाए जाते हैं। और इस अनियमित उभार को क्या कहा जाता है, मैंने कहा इस अनियमित उभार को जो है स्पाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही स्पाइंस कहते हैं, जो कि इनके भुजाओं पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने कहा इनके आर्म्स पे पाए जाने वाले इस एक पर्टिकुलर अनियमित उभार को हम क्या कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं। ठीक है, ये स्पाइंस होगी जिसे हम क्या कहते हैं, कांटे या कंटिकाओं के समान कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं। स्पाइंस को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्यूबरकल। क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है ट्यूबरकल भी कहते हैं, या फिर इसे गांठ जैसे स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए इन सभी कैरेक्टर के साथ साथ यहां पर वन मोर कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि यहां पे जब हम डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं स्टार फिश के लिए, तो यहां पे डॉर्सल सरफेस पे ही कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, जो कि इस इकाइनोडर्मेटा फाइलम का एक विशिष्ट गुणधर्म है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये क्या है, देखिए यहां पर कुछ इस तरह से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई
दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं चालनी नलिका। क्या कहते हैं इसे चालनी नलिका कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सीव ट्यूब। क्या कहते हैं इसे या तो हम सीव ट्यूब कह सकते हैं, या सीव ट्यूब के साथ साथ इसे हम कहते हैं, सबसे टेक्निकल टर्म जो यूज करते हैं, इसे कहा जाता है मैड्रीपोराइट। क्या कहा जाता है मैंने कहा इसे कहा जाता है मैड्रीपोराइट, जो कि इसके डॉर्सल सरफेस पृष्ठ भाग पर ही पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो सीव ट्यूब है या फिर ये जो मैड्रीपोराइट होता है, इसका वर्क क्या होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, इसमें एक संवहन तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जल संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि यहाँ पे इकाइनोडर्मेट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टारफिश में पाए जाने वाले इस मैड्रीपोराइट और सीव ट्यूब की बात करें, तो यहाँ से जो भी वाटर इनके मैड्रीपोराइट या सीव ट्यूब में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, जो भी वाटर या फिर जल के जो अणु होते हैं, इसके मैड्रीपोराइट में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो जो जल है, वो छना हुआ जल जो होता है, इस मैड्रीपोराइट से, इससे चालनी नलिका से कहां पहुंचेगा, इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पहुंचता है। ठीक है, इस टॉपिक में इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम की भी बात करेंगे, वहां पे एक पाथवे बताऊंगा कि किस तरह से यहां पे जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जल इनके जो है बॉडी से क्या करता है, सर्कुलेट होता है, परिसंचरण को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो जहाँ पे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट के माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है, कि अगर हम यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें, तो वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज का क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। जल नाल तंत्र के बारे में हमने पॉरीफेरा फाइलम, जिसे हम स्पंज भी कहते हैं, वहां पे स्टडी किया था। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जल संवहन तंत्र होता है। ठीक है, और जल संवहन तंत्र में जो वाटर एंटर करेगा, वो किससे करेगा, इसी सीव ट्यूब और मैड्रीपोराइट से छना हुआ वाटर जो है, उसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या करता है, एंट्री करता है। ठीक है, तो हमने इसके डॉर्सल सरफेस का डायग्राम देखा। अब यहाँ पे स्टारफिश का एक और डायग्राम हम देखने वाले हैं, जो उसके अधर सतह का है, मतलब उसके वेंट्रल सरफेस का होता है। ठीक है, देखिए यहां पर अगेन यहां पे डायग्राम बनाने वाले हैं, किसका, स्टारफिश का ही है, लेकिन यहां पर ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छिद्रनुमा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो पोरस स्ट्रक्चर है, ये इसका अब क्या है, ये इसका माउथ होता है। क्या होता है, इसका माउथ होता है। यहां पे अगेन हम क्या बना रहे हैं, यहां पे इसके 5 आर्म्स को बना रहे हैं, जो स्टारफिश में यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये 5 आर्म्स जो होते हैं, वो कुछ इस तरह से यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन 5 आर्म्स की बात करें, 5 प्रकार की भुजाओं की बात करें, और यहां पे ये जो सरफेस का जो डायग्राम है, वो कौन सा है, मैंने कहा 3 to 5 आर्म्स हो गए, ये यहां पे स्टारफिश है। लेकिन ये जो फिगर 2 है, वो क्या है, मैंने कहा ये जो फिगर 2 या फिर फिगर बी है, वो बेसिकली इसके वेंट्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किस सरफेस को, मैंने कहा इसके वेंट्रल या फिर अधर सतह को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो पोर है यहां पर, इसे क्या कहते हैं, अब इसे कहा जाएगा माउथ। क्या कहेंगे इसे, अब इसे मुख कहा जाएगा, माउथ कहा जाएगा। लेकिन इसके वेंट्रल सरफेस पे माउथ के अलावा और क्या दिखाई देता है, मैंने कहा इस तरह से जो है कुछ एक खांचनुमा जो है स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं इसके आर्म्स में। मैं इसकी बात करने वाला हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रक्चर है, वो डॉर्सल सरफेस का नहीं, मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसका वेंट्रल सरफेस का बना रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से जो खांचनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्या कहते हैं, या फिर एम्बुलेक्रल जो इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, नलीनुमा खांच कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है एम्बुलेक्रल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, इसे कहा जाता है इस नलीनुमा खांच, जो कि इनके भुजाओं पर हमें इसके अधर सतह पे दिखाई देते हैं, इसे एम्बुलेक्रल ग्रूव कहा जाता है, या फिर नलीनुमा खांच कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टारफिश के बारे में कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स जो है हमें देखने को मिले, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टारफिश में नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं, 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 डायग्राम आपको दिख रहा है, एक डायग्राम जो है इसके डॉर्सल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक डायग्राम इसके अधर सरफेस या फिर इसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगर हम एनस की बात करें, एनस हमें डॉर्सल सरफेस में देखने को मिलता है। माउथ की बात करें, माउथ जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, नलीनुमा
खांच एम्बुलेक्रल ग्रूव होता है, ठीक है। लेकिन इसके डॉर्सल सरफेस पे क्या क्या होते हैं, अगर हम स्पाइंस की बात करें, अगर हम इसके एनस की बात करें, एनस के साथ साथ जो इसमें चालनी नलिका जिसे हम मेड्रीपोराइट या सीव ट्यूब कहते हैं, जिससे छना हुआ जल इनके जल संवहन तंत्र में एंटर करता है, तो यहां पर इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं हमें इस डायग्राम से देखने को मिला, ठीक है। अब हम ये देखते हैं स्पेशली अगर हम स्पाइंस की बात करें, ठीक है, कि अगर स्पाइंस जो होते हैं स्टार फिश में किस तरह से अरेंज होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि जो स्पाइंस है आखिर इसका अरेंजमेंट क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इस स्ट्रक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो कट सेक्शन लेते हैं अगर स्पाइन का, इनमें पाए जाने वाले कंटिकाओं का, तो ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। मैंने कहा सपोज ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने इसका स्किन का पार्ट बनाया है, ठीक है। ये क्या है, मैंने कहा ये स्किन का पार्ट है। स्टार फिश के स्किन का कट सेक्शन हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा ये इतना पार्ट जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये इतना पार्ट जो है वो स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके त्वचा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप इतना जानते हैं कि त्वचा पे मुख्य रूप से कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सपोज ये जो त्वचा है वो त्वचा का स्किन का सबसे आउटर सरफेस होता है, बाहरी सतह होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डर्मिस का लेयर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली ये बात कर लें कि ये डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर देखने वाले हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये फिगर जो है कट सेक्शन, ठीक है, इसका जो है काट जो हम लेते हैं इसका बेसिकली स्किन को कट करके अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, सूक्ष्मदर्शी से स्टडी करते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका कट सेक्शन ऑफ स्टारफिश, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टारफिश, तारा मछली जिसे कहते हैं, स्टारफिश का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और ये कट सेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक एपिडर्मिस है और एक क्या है, डर्मिस है। ये स्किन के क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, स्तर होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और डर्मिस का ओरिजिन कहाँ से होता है, हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बेसिकली ये होता है एक्टोडर्म से। किससे होता है, मैंने कहा इसका ओरिजिन जो है एपिडर्मिस का एक्टोडर्म से होता है। लेकिन अगर हम डर्मिस वाले पार्ट की बात करें कि डर्मिस वाले पार्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसकी उत्पत्ति जो है ये देखा जाता है किससे, मीजोडर्म से होता है। किससे होता है, ये मीजोडर्म से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कट सेक्शन ऑफ स्टारफिश लिया और यहाँ पे इसके स्किन की बात की है, ठीक है। अब हम इस पे पाए जाने वाले स्पाइंस की बात करते हैं कि आखिर ये स्पाइंस किस किस ऑर्डर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है बेसिकली इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, मैंने कहा ये, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, मैंने कहा ये इसके स्पाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, मैंने कहा ये इनमें पाए जाने वाले कंटिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। स्पाइंस को ही क्या कहते हैं, स्पाइंस को ही कहा जाता है स्पाइक्यूल्स, ठीक है। और ये इसका स्पाइक्यूल्स है या फिर स्पाइन होता है, ठीक है। और ये जो स्पाइन होता है वो बेसिकली इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए इस स्पाइन का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है, मैंने कहा इस स्पाइन का जो फंक्शन होता है वो क्या है, मैंने कहा ये प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्क की बात करते हैं, इसी के कट सेक्शन मतलब स्किन के कट सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कट सेक्शन जो है ये किसका है, मैंने कहा ये स्किन का कट सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्पाइंस और स्पाइक्यूल्स की बात कर ली है। यहाँ पे सेकेंड जो लेयर यहाँ पे दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, हम ये बात करने वाले हैं। इसके इस सेकेंड लेयर को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस तरह से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं पेडिसिलेरी। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पेडिसिलेरी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये पेडिसिलेरी का वर्क क्या होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें जो पेडिसिलेरी होता है वो बेसिकली क्या वर्क करते हैं, ये इनके सतह को, ये इनके शरीर के सतह को या फिर त्वचा के सतह को क्लीन करते हैं, मतलब इसको साफ करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने कहा ये क्या करते हैं, ये क्लीनिंग का वर्क होता है, ठीक है, पेडिसिलेरी का।
लेकिन ये जो पेडिसिलरी है वो बने किससे होते हैं? मैंने कहा यहाँ पर जो पेडिसिलरी होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के जो हैं कंटिकाओं से बने होते हैं। और ये जो कंटिकाएं हैं, मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे क्या है 3 रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कितने स्पाइन से बने होते हैं ये पेडिसिलरी? 3 स्पाइन से बने होते हैं। लेकिन इस तरह के स्पाइन्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब जो रासायनिक संगठन होता है वो क्या होता है? मैंने कहा इस तरह के स्पाइन्स का जो रासायनिक संगठन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है ये? मैंने कहा ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे किसकी बात की? स्पाइन्स की बात की है, पेडिसिलरी की बात की है, जो बेसिकली इनके त्वचा को साफ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? ये जो है इसके डर्मल ब्रैंकी होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा इसके स्किन पर ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डर्मल ब्रैंकी। क्या कहते हैं इसे? इसे डर्मल ब्रैंकी कहते हैं। और ये जो डर्मल ब्रैंकी है इसका वर्क क्या होता है? मैंने कहा ये जो डर्मल ब्रैंकी होता है इसका कार्य क्या होता है? मैंने कहा इसका कार्य होता है गैसियस एक्सचेंजेस। ये किस काम में आते हैं? मैंने कहा ये गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि गैसीय विनिमय में काम आते हैं। किस काम आते हैं ये गैसीय विनिमय में काम आते हैं। और इनमें जो गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं इसके बारे में हम स्टडी कर लें कि ये जो गैसों का जो विनिमय होता है वो बेसिकली इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं इसे रेस्पायरेशन या श्वसन कहा जाता है। ठीक है, हमने इस एक सिंगल डायग्राम में क्या डिस्कस किया है? मैंने यहाँ पे स्टारफिश में पाए जाने वाले जो यहाँ पे स्पाइन होता है उसको स्टडी करने के लिए इसके स्किन को क्या किया? मैंने कहा इसके स्किन को माइक्रोस्कोप में कट सेक्शन लिया। ठीक है, इसके स्किन में क्या दिखाई देते हैं? मैंने कहा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इसे क्या कहते हैं? स्पाइन्स कहते हैं या स्पाइक्यूल्स कहते हैं। और ये जो स्पाइन्स होते हैं या जो स्पाइक्यूल्स होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रही है इसका फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा ये पेडिसिलरी होते हैं और 3 प्रकार के कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कंटिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, ये थर्ड जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डर्मल ब्रैंकी। क्या कहते हैं इसे डर्मल ब्रैंकी कहते हैं। और डर्मल ब्रैंकी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंजेस। गैसों के विनिमय में क्या आते हैं? इसमें जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसी गैसियस विनिमय को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो मैंने स्किन का जो पर्टिकुलर पार्ट बताया है ये त्वचा में जो स्तर पाए जाते हैं, जो लेयर्स पाए जाते हैं, बेसिकली ये जो लेयर है कौन से? मैंने कहा जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर का जो स्तर होता है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? डर्मिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस एक्टोडर्म से ओरिजिन शो करते हैं और डर्मिस जो होता है वो मेसोडर्म से ओरिजिन शो करते हैं। सो हमने इस लेक्चर में मोलस्का फाइलम जो है उसके क्लासिफिकेशन को भी स्टडी किया। और मोलस्का फाइलम को क्लासिफिकेशन मतलब 6 क्लासेस को विद द एग्जांपल स्टडी करने के बाद हमने स्टार्ट किया इकायोडर्मेटा फाइलम। मैंने इकायोडर्मेटा का मीनिंग क्या होता है वो बताया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने जो है बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के सेगमेंटेशन तक बात की। ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपने देखा कि ये पहले ऐसे फाइलम है जिसमें जो है यूसिलोमेट तो होते हैं, लेकिन यूसिलोमेट में किस प्रकार सबसे एडवांस टाइप का जो सिलोम होता है वो देखा गया था सबसे पहले उद्विकास की कड़ी में, जिसे हम कहते हैं एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको बताया था कि अगर हम स्टार फिश के डॉर्सल सरफेस से स्टडी करें कि स्टार फिश में क्या क्या दिखाई देता है, तो आपने देखा कि इसके डॉर्सल सरफेस पे एनस दिखता है, इसके आर्म्स पे जो है हमें कुछ एक अनियमित उभार दिखाई देते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्पाइंस कहते हैं या फिर ट्यूबरकल कहते हैं। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे सीव ट्यूब दिखाई दे रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने जब वेंट्रल सरफेस के डायग्राम की बात की वहां पर हमें माउथ दिखाई देता है, कुछ एक नलीनुमा खांच दिखाई देते हैं, एम्बुलेक्रल ग्रुप दिखाई देते हैं। और इस एक पर्टिकुलर जो है इस डायग्राम में क्या बताया है? मैंने स्किन के बारे में बताया। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कार्य भी आपने देखा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टार फिश में रेस्पिरेशन किससे होगा, तो आपने देखा यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए डर्मल ब्रैंकी होते हैं। ठीक है, ये श्वसन के लिए पाए जाने वाले संरचना होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन विच आर प्रेजेंट इन द बेसिकली स्टारफिश, ठीक है। यहाँ पे तारा मछली में डर्मल ब्रेंकी से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन होगा, ये भी आपने स्टडी किया, ठीक है। सो बेसिकली इन सारे पॉइंट को स्टडी हमने कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसी इकायोडर्मेटा फाइलम के स्पेशल कैरेक्टर और भी हैं जिसे हमें पढ़ना है, जैसे इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि आखिर इकायोडर्मेटा में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसे कहा जाता है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इकायोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ एक एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं। मतलब इकायोडर्मेटा जो है बेसिकली अब वो लेवल आ गया है उद्विकास में जिसके बाद जो है कॉर्डेटा जो है उसके फाइलम के जो मेंबर्स हैं उसका इवोल्यूशन होने वाला है। लेकिन उनके कैरेक्टर मतलब कॉर्डेटा के कुछ एक कैरेक्टर जो हैं यहीं से इसी फाइलम से हमें देखने को मिलते हैं, इकायोडर्मेटा से ही। हम ये भी बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कॉर्डेटा से सिमिलरिटीज को शो करते हैं, कौन कौन से एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर को ये जो इकायोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। साथ साथ इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।